जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग बात कर रहे थे बोर्ड परीक्षा 2025। तो आज हम लोग इसमें हम लोग संधारित्रों के संयोजन से संबंधित अर्थात संधारित्र से संबंधित हम लोग सवाल को करेंगे। और इसमें जो हम लोग सवाल करने वाले हैं वो जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर और 5 नंबर में जो पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें कह रहा है दो संधारित्रों की तुल्यधारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है। तो कह रहा है इनकी अलग अलग धारिताएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर हम बात करें समांतर क्रम में, संधारित्र में खासकर अगर हम कहें समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में जो फार्मूला होता है दो संधारित्रों का, C बराबर होता है C1 प्लस C2। और अगर हम बात करें श्रेणी क्रम की, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, दो संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में है तो उनका फार्मूला होता है C बराबर C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये फार्मूला होता है श्रेणी क्रम का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये दरअसल ये यहाँ पे जो C है ये समांतर क्रम की तुल्यधारिता है और यहाँ पे जो C है ये श्रेणी क्रम की तुल्यधारिता है। तो सवाल में यहाँ पे समांतर क्रम की तुल्यधारिता कितना दिया, 24, यानी 24 बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2। ये सवाल में दे रखा है, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इस वाले श्रेणी क्रम वाले में कितना दिया, 6, तो यहाँ लिख सकते हैं 6 बराबर C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। अच्छा, C1 प्लस C2 का मान भी दिया है यहाँ पे 24, तो यहाँ से हो जाएगा 6 बराबर C1 इंटू C2 अपॉन 24, इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा C1 इंटू C2 बराबर 6 चौके 24, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14, यानी 144 होगा, ठीक है। तो C1 इंटू C2 बराबर कितना हो जाएगा, 144। अगर यहाँ से मैं C1 निकालना चाहूँ तो इसको इधर डिवाइड में कर देंगे तो हो जाएगा 144 बटे C2, ठीक है। अगर इसको समीकरण आपने 1 माना है तो इसको आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर इसको आप 2 मान लीजिए। अब आपको क्या करना है कि C1 का मान जो है समीकरण 1 में रखना था, यहाँ पे गुणनखंड बनने वाला है। तो C1 का मान समीकरण 1 में रखी तो हो जाएगा 24 बराबर C1 का मान कितना दिया है, तो 144 बटे C2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा C2, इसके नीचे 1 मानिए, तो यहाँ से हो जाएगा 24 बराबर C1 एकन्नम C1 और इधर हो जाएगा 144 प्लस C2 का स्क्वायर, सॉरी C2 होगा यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इधर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 24 C2 बराबर 144 प्लस C2 का स्क्वायर। अब हम इनको उठा के इधर लाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा C2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस के 24 C2 प्लस 144 बराबर में 0। तो आपको अब करना क्या है कि जैसे यहाँ पे ये 24 है C2 के बगल में, तो इसको ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि जोड़ने से 24 बने, गुणा करने से 144 बने। तो फाइनली यहाँ पे अगर देखेंगे तो 12 12 का बनेगा, क्योंकि 12 12 जोड़ने से 24 बनेगा और 12 बरहम में 144 होता है। तो C2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ हो जाएगा 12 C2 फिर माइनस फिर 12 C2 फिर यहाँ पे प्लस 144 लिख सकते हैं 12 गुणे 12 बराबर में 0। अब इसमें से हम C2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा C2 माइनस 12। अब यहाँ से अगर हम माइनस 12 कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा C2 माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से फाइनली C2 के जो मान आएंगे वो दोनों 12 ही रहेंगे, यानी 12, तो ये आ गया C2 का मान, ठीक है। और अगर हमें C1 निकालना है तो लिखेंगे C2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा 144 बटे 12, 12 ब्रह्म में 144, यानी C1 भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 12 माइक्रोफैरड है और ये भी क्या हो जाएगा 12 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा हमारी ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि दो परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैरड से लेकर 500 माइक्रोफैरड तक बदलती है। इनको संयोजन करके कम से कम व अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल सवाल आपका ये है कि आपके पास दो परिवर्ती संधारित्र हैं, यानी वो अपने मान को क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे उनके मान 10 माइक्रोफैरड से लेकर 500 माइक्रोफैरड तक उनके मान बदल सकते हैं। तो सवाल वाला ये जानना चाहता है कि अगर मान लीजिए दोनों संधारित्रों को हम, जैसे ये दो संधारित्र जो हैं 10 माइक्रोफैरड से 500 माइक्रोफैरड तक हो रहे हैं, अगर इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए
या श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में कनेक्ट कर दें तो अधिक से अधिक और कम से कम कितना हम धारिता प्राप्त करें। जैसे भी 10 मतलब कम से कम 10 माइक्रोफैरड है और अधिक से अधिक 500 है, तो अगर इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तब अधिक से अधिक कितना होगा और कम से कम कितना होगा। तो आपको ध्यान देना ये कि संधारित्र में खासकर श्रेणी क्रम में क्या होता है, अगर संधारित्र में अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता क्या होती है, घटती है। और जबकि अगर हम बात करें संधारित्र में समांतर क्रम में जोड़ने से तुल्य धारिता बढ़ती है। तो यानी एक बात ये कन्फर्म हो रही है कि इसमें घटना यानी मिनिमम कौन है, ये 10 माइक्रोफैरड, मैक्सिमम कौन है 500 माइक्रोफैरड। तो हमें क्या करना है, मिनिमम के लिए यहाँ लिखेंगे कम से कम धारिता प्राप्त करने के लिए कम से कम धारिता प्राप्त करने के लिए हम लोग को इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो श्रेणी क्रम में हमें ये मिनिमम मान को ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हो जाएगा C बराबर C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो दोनों संधारित्र के मिनिमम मान इसमें 10 ही माइक्रोफैरड है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 गुणे 10/10 प्लस 10। तो ऊपर हो जाएगा 100/20, 20 पंजे 100। यानी कहने का अर्थ ये कि अगर इन दोनों संधारित्रों को हम आपस में कंबाइंड करेंगे तो मिनिमम हमें 5 माइक्रोफैरड धारिता प्राप्त हो सकती है। अब हम बात करेंगे अधिक से अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए। तो अधिक से अधिक धारिता है, तो यहाँ पे अधिक वाला कौन है 500 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे जो 500 माइक्रोफैरड वाले इसको हमें किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समांतर, क्योंकि संधारित्र में समांतर क्रम में जोड़ने से धारिता का मान बढ़ता है। तो यहाँ से हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2। तो C बराबर हो जाएगा C1 का मान, ये भी 500 रहेगा क्योंकि दोनों का अधिकतम 500 है और इसका भी 500 रहेगा। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो C बराबर कितना आ जाएगा, C बराबर आ जाएगा 1000 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से एक बात ये कन्फर्म हो रही है कि यहाँ पे जो संधारित्र थे अलग अलग, तो जैसे एक संधारित्र था वो 10 माइक्रोफैरड से 500 माइक्रोफैरड तक अपने मान को बदल ले रहा था। अगर इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे ना तो ये क्या करेगा, अपने मान को कम से कम 5 माइक्रोफैरड और अधिक से अधिक 1000 माइक्रोफैरड तक ये अपना मान को कर सकता है। तो उम्मीद करूँगा ये भी बातें आपको समझ में आई होगी। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है संलग्न परिपथ में बिंदु A तथा B के परिणामी धारिता की क्या करना है, गणना करना है। हालांकि दोनों चित्र आपको एक ही जैसे दिख रहे हैं जबकि एक जैसे ये नहीं हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम इस वाले, चलिए पहले इसी को हम बात कर लेते हैं। देखिए इसको दरअसल अभी आपको इस मॉडल में दिख रहा है, लेकिन अभी देखना इसकी शक्ल कैसे बन जाएगी। इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि ये तीनों आपस में क्या है, श्रेणी क्रम में, जो कि ऐसा आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा है ही नहीं। अभी देखिएगा कैसे होगा ये। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए बिंदु A है तो इधर कोई संधारित्र नहीं है, तो हम इस A को यहाँ मान सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से इधर अगर आएंगे तो यहाँ पे देखिए कोई संधारित्र नहीं है, तो इस A को मैं यहाँ भी मान सकता हूँ। सेम उसी तरीके से जैसे B यहाँ पे है तो मैं B यहाँ मान सकता हूँ, उसी तरीके से यहाँ कोई संधारित्र नहीं है यहाँ तक, तो B को मैं यहाँ भी मान सकता हूँ। ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे देखा ये जा रहा है कि जितने भी संधारित्र हैं तीनों, ये सभी A और B के बीच जुड़े हैं। तो अगर हमें क्या करना है, A और B के बीच परिणामी धारिता बतानी है, तो यहाँ पे हम एक तरफ लिखेंगे A, एक तरफ लिखेंगे B। चलिए यहाँ पे A लिख लेते हैं और यहाँ पे B लिख लेते हैं। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि तीनों संधारित्र क्या है, A और B के बीच ही जुड़े हैं। तो मैं पहले क्या किया, एक संधारित्र को इसमें जोड़ दिया, ठीक है। फिर अगले मैंने क्या किया, दूसरे संधारित्र को भी A और B के बीच ही जोड़ा। फिर हमने क्या किया, तीसरे संधारित्र को भी A और B के बीच ही जोड़ा है, ठीक है। अच्छा, तीनों की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, तो 3 माइक्रोफैरड हमने क्या किया, इनकी धारिताओं को लिख दिया, ठीक। अब आपको यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में दिख रहा था कि दोनों श्रेणी क्रम में, जबकि एक्चुअली ये क्या है, दोनों ये समांतर क्रम में है। तो अगर हम इनके समांतर क्रम की तुल्य धारिता निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं कि तीनों क्या है, समांतर क्रम में है। तो यहाँ से हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C1 का मान 3 प्लस 3 प्लस 3, तो C बराबर आपका आ जाएगा फाइनली 9 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से क्या होगा, इसके जो हमने तुल्य धारिता निकाली है वो कितनी आई, 9 माइक्रोफैरड आई है। चलिए अब हमें क्या करना है, इस वाले प्रश्न पे ध्यान देना है। दरअसल देखिए जैसे यहाँ पे हमने A को यहाँ पे मान लिया, B को यहाँ मान लिया, जबकि इसमें ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संधारित्र आ गया है। तो यहाँ पे आप ये नहीं, जैसे आपके मन में आ रहा हो सकता है कि
ये तीनों श्रेणी क्रम में हो, फिर ये समांतर क्रम में हो, मतलब इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद फिर इनको जब कंबाइंड करेंगे तो तीनों एक दूसरे के समांतर में आ जाएंगे, जबकि ऐसा है ही नहीं है। इसमें आप श्रेणी समांतर पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन, जैसे आप ये सोचेंगे कि ये हो सकता है समांतर में हो, इधर ये समांतर, मतलब इसमें भ्रमित हैं आप क्लियर कर ही नहीं पाएंगे कि इसमें कौन श्रेणी है कौन समांतर। तो ऐसे सवालों के लिए क्या करते हैं, ऐसे सवालों के लिए हम लोग याद करते हैं व्हीट स्टोन को। व्हीट स्टोन ने एक बात बताई थी, व्हीट स्टोन ने एक बात ये बताई थी कि अगर मान लीजिए जिस मतलब हमें तुल्यधारिता या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो जैसे मान लीजिए जो प्रतिरोध जैसे जिनके बीच हमें ज्ञात करना है, जैसे हमें ए और बी के बीच ज्ञात करना है, तो इसमें जो संधारित्र या जो प्रतिरोध उसके दोनों सिरे डायरेक्टली, दोनों सिरों में से कोई एक सिरा डायरेक्टली ए और बी से ना जुड़ा हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उस परिपथ से हटा सकते हैं। जैसे एग्जांपल में समझिए, जैसे यहाँ पे अगर इस संधारित्र की बात करें तो यहाँ पे अगर जैसे ए है तो इधर कोई नहीं, तो यहाँ ए मान सकते हैं, उसी तरीके से इसको यहाँ पे हमें बी मान सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए ये यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया। अब अगर इस संधारित्र की बात करें तो इसका एक सिरा जो डायरेक्टली ए से जुड़ा है, उसी तरीके से इस संधारित्र का भी एक सिरा ए से जुड़ा है, इस संधारित्र का एक सिरा जो कि बी से जुड़ा है, और इसका भी क्या है, एक सिरा बी से जुड़ा है। जबकि ये वाला जो संधारित्र है इसका दोनों सिरा जो है ए और बी, मतलब ये पहला और दूसरा, दोनों ए और बी से नहीं जुड़े हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे व्हीट स्टोन सेतु से 5 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को हटाने पर, ये वेट इतना लिख देंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि किस विधि से इन्हें आपने हटाया है। ठीक है, तो इसको हटाने पर तब इसका जो नया परिपथ बनेगा, नया चित्र, देखिए नया चित्र कैसे बनेगा, नया चित्र कुछ इस तरीके से बनेगा। नया चित्र आपका देखिए, जब यहाँ से इसको आप बीच से हटा देंगे तो कुछ इसी तरीके से तो बनेगा ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड, यहाँ भी हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, और ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी आपका 6 माइक्रोफैरड हो जाएगा। और यहाँ पे इसको ए बना लीजिए, इसको यहाँ पे आप बी बना लीजिए। अब अगर देखिए इनको देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों किस क्रम में हैं, ये दोनों श्रेणी में हैं और ये भी दोनों क्या हैं, श्रेणी में ही हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड, ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में हैं। तो यहाँ भी हमें श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ भी लगाना पड़ेगा। तो मैं एक लगा दे रहा हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा C बराबर C1 इंटू C2, चलिए यहाँ पे एक डैश लगा लीजिए, C1 प्लस C2, तो यानी ये हो जाएगा 2 गुणे 6 बटे 2 प्लस 6, तो फाइनली हो जाएगा ऊपर 12 बटे 8। तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तीन 12, यानी 3 बटे कितना आएगा, 2, 3 बटे 2 आया। तो इसका भी क्या होगा, इसका भी श्रेणी निकालेंगे तो ये भी 3 बटे 2 होगा और इसका भी श्रेणी 3 बटे 2 होगा। तो नया चित्र कैसे बनेगा, नया चित्र आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा ए, इधर हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा 3 बटे 2 माइक्रोफैरड, और ये नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 बटे 2 माइक्रोफैरड। अब ये साफ साफ दिख रहे हैं कि इस समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम के डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो यहाँ C डबल डैश लिख लीजिए, या तो आप CAB भी लिख सकते हैं। CAB का मतलब है ए और बी के बीच तुल्यधारिता, तो डायरेक्ट इस समांतर क्रम में तो जुड़ जाएंगे, C1 प्लस क्या हो जाएगा C2, तो CAB बराबर 3 बटे 2 प्लस 3 बटे 2, तो यानी 3 बटे 2 का मतलब 1.5, 3 बटे 2 का मतलब 1.5, तो फाइनली क्या हो जाएगा, CAB बराबर 3 माइक्रोफैरड आएगा, क्योंकि 3 बटे 2 का मतलब 1.5 3 होता है। तो फाइनली आपका इसमें जो तुल्यधारिता ए और बी के बीच आएगा वो 3 माइक्रोफैरड आएगा। तो उम्मीद करूंगा हमारी यहाँ तक बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। बाकी इसी तरीके से और भी प्रश्न और वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।